चैप्टर का नाम क्या है? शाबाश, केमिकल बॉन्डिंग। केमिस्ट्री के कौन से पोर्शन से आता है ये? केमिस्ट्री में 3 पोर्शन बांटे थे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में टोटल अपने पास 4 या 5 ही चैप्टर हैं। पहला पीरियोडिसिटी था, कंप्लीट। सेकंड है अपना केमिकल बॉन्डिंग। फिर इसके बाद रहेगा अपना डी एंड एफ ब्लॉक, छोटा सा चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है। और आखिरी में पी ब्लॉक को रैप अप करके ख़त्म कर देंगे जैसा भी है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग हो सकता है शायद इनऑर्गेनिक का अपना यहाँ पे पॉज कर दूँ इसके बाद, या फिर डी एंड एफ पढ़ के पॉज कर दूँगा, फिर फिजिकल केमिस्ट्री उठाएंगे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग अपना इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, और ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए तुमको पीरियोडिसिटी अच्छे खासा आना चाहिए, मतलब जितना मैंने पढ़ा है एटलीस्ट उतना। और बेसिक्स के जो 8 लेक्चर पढ़ाए हैं वो भी, बेसिक्स को ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े दिनों में रिवाइज करते रहना जब तक तुमको याद ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स इसमें भी लगेगा, पीरियोडिसिटी में लगा है, डीएनएफ में भी लगेगा, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं फिजिकल में लगता रहेगा हर चैप्टर में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। हर चैप्टर पढ़ने के पहले क्या पता होना चाहिए? उसका इंडेक्स या कंटेंट? कंटेंट। ठीक है, गुड। चलो, तो केमिकल बॉन्डिंग के कंटेंट्स लिख लूं? चलो इधर लिख लिया। चलो अब रुक जाओ, जिसने लिखा है नहीं लिखा है कोई बात नहीं। चलो, केमिकल बॉन्डिंग को कितने टॉपिक्स में पढ़ेंगे टोटल? 13। मेन 12 ही टॉपिक्स है, लेकिन लास्ट अपन ये रख लेंगे कि हाँ कुछ ऑर्डर्स आते हैं, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर हो गए, फिर कुछ क्लोराइड्स के स्टेबिलिटी के, ऐसे वैसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर्स आएंगे। तो वो सारे ऑर्डर्स अपन इसमें पढ़ लेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जैसे जब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अलग अलग कहीं से पॉइंट्स मिलते जाते हैं ना जो गलत करते हैं अपन, वो सारे एक साथ इसमें लिख लेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें जब क्वेश्चन लगाने जाओगे तो तुमको इन सब के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पूरा इनऑर्गेनिक का समझ लो आधे से ज़्यादा पार्ट है। अगर कोई एक चैप्टर आधे से ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है तो वो हर चैप्टर को लिंक करता है। तो इसमें तुमको ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो पी ब्लॉक से रिलेट हो रहे होंगे, कोई एस ब्लॉक से हो रहे होंगे, कोई कोऑर्डिनेशन से हो रहे होंगे, फिर डी एंड एफ से भी हो रहे होंगे, पीरियोडिसिटी से भी हो रहे होंगे। तो बहुत सारे नए नए पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो वो सारे पॉइंट्स अपन आखिरी में इसमें लिख लेंगे ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, चलो तो 13 पॉइंट्स में क्या है? पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, क्यों, जो भी चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग। फिर अगला इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। इसका नाम हमेशा आयनिक बॉन्ड से कभी क्वेश्चन नहीं आता, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड करके देगा वो। तो तुमको इलेक्ट्रोवैलेंट याद होना चाहिए। इधर इधर भाई साहब, 13 चैप्टर के नाम अगर याद नहीं है किसी को, मतलब टॉपिक्स को, तो इधर देख लो। ठीक है, अगला ये बॉन्ड्स अपन पीरियोडिसिटी में पढ़ के आ चुका है 3, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वैंडरवाल पढ़ा था उधर। ठीक है, तो वो इधर भी आएगा कहीं। वैंडरवाल तो छोटा सा कुछ है नहीं उसमें, इसीलिए हटा दो। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, एक नया बॉन्ड ऐड हो जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका अदर नेम क्या है? डेटिव बॉन्ड। याद रखना, इससे कभी क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो बॉन्ड कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं हुआ था पहली बार, क्योंकि क्लास में नहीं लिखा था तो ध्यान नहीं रहा था। ठीक है, फिर डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये भी थोड़ा वर्ड तो सुना ही था। ठीक है, डाइपोल और पोलराइजेशन थोड़ा थोड़ा सेम ही है ना। डाइपोल का मतलब भी 2 पोल होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव या नॉर्थ पोल साउथ पोल। और पोलराइजेशन मतलब भी पोल बनना, मतलब 2 अलग अलग सेपरेट चीजें हैं, या तो अपोजिट चार्ज ले लो, अपोजिट पोल्स ले लो। तो ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सेम ही है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी बॉन्ड में आ गया ना, एक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे वैंडरवाल बॉन्डिंग था अपना। ठीक है, फिर अगला आता है वेसेपर थ्योरी, वैलेंस, हाँ वो ई एक्स्ट्रा आ गया है ना। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जब टॉपिक आएगा तब नाम लिख लेंगे कि यहाँ लिखना है। चलो अगला है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अच्छा इनके नाम से थोड़ा क्लियर रखो ताकि तुमको समझ में आए, रटो ना। वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन। समझ में आया इसमें कोई क्या पढ़ना है, किस चीज से रिलेटेड पढ़ना है? डन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसमें रिपल्शन वाली चीजें पढ़ेंगे कि लोन पेयर रिपल कैसे कर रहा है, और इसमें वैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, वो नाम बस ऐसे दिख रहे हैं, कुछ है नहीं उनमें। फिर ये दोनों जब पढ़ लोगे ना कि हाँ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिपेल करते हैं, बॉन्ड बना रहे हैं,
ये सब पढ़ लिया। तो बॉन्ड बनाने के बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं अपन हमेशा, है ना, कि मान लो इसमें 4 डंडों से बॉन्ड बन रहे हैं तो क्या होगा, sp3 होगा। 3 डंडों से बॉन्ड बन रहे हो तो क्या होगा, डबल बॉन्ड से बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो इन दोनों का एप्लीकेशन हाइब्रिडाइजेशन में करना है, ये आता है समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बॉन्ड पैरामीटर। हाइब्रिडाइजेशन अपन ने कर लिया कि हाँ चलो बॉन्ड बना लिए, समझ में आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया, बॉन्ड बन गया। अब वो बॉन्ड में मान लो कोई 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने, एक के बॉन्ड छोटे हैं एक के बॉन्ड बड़े हैं, तो बॉन्ड लेंथ नापना, बॉन्ड एंगल नापना, बॉन्ड स्ट्रेंथ नापना, समझ में आया ना। तो 3 चीजें क्या रहती है इसमें, बॉन्ड एंगल, लेंथ और स्ट्रेंथ, ये 3 चीजें पढ़ते हैं, बॉन्ड को कंपेयर करते हैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो। और उसके बाद आता है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है। जब ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो तुमको ऑर्बिटल समझ में आता है ना, ऑर्बिट, सबशेल, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल देखो 2 मॉलिक्यूल अगर ये एटम है तो इनके अभी एटमिक ऑर्बिटल है ना, ये जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाता है, नाम चेंज करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये मतलब एटम से मॉलिक्यूल बनता है उसकी एक थ्योरी है, कुछ नहीं। और आखिरी में कुछ ऑर्डर्स देख लेंगे जितने भी होंगे, ठीक है। अब चैप्टर का सीक्वेंस समझ में आया कैसे पढ़ना है। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो पहले इंट्रो पढ़ना है, उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ना है कि ये बॉन्ड वो बॉन्ड ये बॉन्ड ऐसा है, तो सारे बॉन्ड जाके तुम्हारे यहाँ खत्म हो जाएंगे। फिर अगर बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड पोलराइज भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, कि हो सकता है ज्यादा ही खींच रहा हो ज्यादा ही खींच रहा हो, तो उसके हिसाब से 2 चीजें पढ़नी है, पोलराइजेशन और डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो बॉन्ड बने हैं वो बॉन्ड बन कैसे रहे हैं, भाई वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन या तो रिपल्शन कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड बना लिया तो बॉन्ड बनने के बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना ही पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन तक पढ़ा, फिर बॉन्ड बन गए। अब उन 2 आपस में कंपेयर करना कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब कंपेयर करना, तो तब ये पढ़ेंगे। फिर ये सब चीजें पढ़ ली। इन सब से थोड़ा हटके आता है एक नई थ्योरी कि हाँ एटम से मॉलिक्यूल बना, तो उसने नई थ्योरी दे दी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोनों का कहीं ना कहीं देखो बॉन्ड ही बन रहा है फाइनली, बस इसने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसने अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इसने बोला वैलेंस के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है, इसने बोला मॉलिक्यूलर के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है, बस इतना, और ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और आखिर में कुछ ऑर्डर्स देखने, ऐसे देखने में तो 3-4 टॉपिक में खत्म लग रहा है ना, इंट्रो, बॉन्ड, फिर बॉन्ड बन गए, बॉन्ड को नापना है और खत्म चैप्टर, इतना ही है। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एमओटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से आते हैं, बाकी बॉन्ड से छोटे मोटे टॉपिक, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ डायपोल मोमेंट, ये 3, ठीक है। ये 3 टॉपिक से तुम्हारे मेजर, अगर कोई मैं तुमको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 10 में से अधिकतर क्वेश्चन किन टॉपिक से होने चाहिए, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन और डायपोल। क्योंकि देखो हाइब्रिडाइजेशन तुमसे कब बनेगा, जब ये सब चीजें आती होगी, तो हमको ये पता ही नहीं होगा तो कैसे बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन दूंगा, इसका मतलब क्या है कि तुमको ये सब आता है, ये मान लिया है मैंने। और एमओटी से क्वेश्चन दे रहा हूँ तो वो पढ़ने के लिए भी ये सब आना चाहिए ना, सारे बॉन्ड पता होना चाहिए, कौन कैसा बॉन्ड बनाएगा सब पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो आराम से बनेगा। इसलिए ये 3 टॉपिक पढ़ते हो तो समझ जाते हैं कि हाँ पूरा चैप्टर कवर हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये रब करो, स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है। ये बताओ केमिकल बॉन्डिंग, जैसे पीरियोडिसिटी में नाम से देखा था कि हाँ पीरियोडिसिटी का नाम क्या है, चेंजेस, पीरियोडिक चेंज, जैसे इधर इधर बटन कुछ चेंज हो रहा है, टॉप से बॉटम में कुछ चेंज हो रहा है, तो जो चेंजेस आ रहे थे अलग अलग चीजों में, एटॉमिक साइज में चेंज, आयनाइजेशन में चेंज, एफिनिटी में चेंज, तो जितने भी चेंजेस आ रहे थे वो उसका नाम ही दिया था, इसीलिए पीरियोडिसिटी, चेंजेस। तो ऐसे इस चीज का नाम का थोड़ा कुछ करो तुम लोग, ये मत बोल देना केमिकल में बॉन्ड बन रहा है सर, गलत है। हाँ केमिकल में बॉन्ड बन रहा है, इसके अलावा कोई रीजन हो तो किसी के पास। चलो अगला, अपना अगला टॉपिक क्या, मेन हेडिंग जो आज की है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलो इधर देखो, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग मतलब अलग वर्ड है, केमिकल मतलब केमिस्ट्री का केमिकल नहीं है वो, ठीक है। मतलब कोई भी कंपाउंड ले लो यार, ठीक है। अब वो एटम ले लूं मैं, मॉलिक्यूल ले लूं, और मॉलिक्यूल से ही तो कोई भी, मान लो मैंने बोला कि H2SO4 का सॉल्यूशन है, तो H2SO4 क्या हो गया, कंपाउंड हो गया ना, कंपाउंड या मॉलिक्यूल बोल लूं, समझ गया ना।
कि H से, सल्फर से और ऑक्सीजन से मिलके कुछ चीज़ बनी है। तो एटम या मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं, एटम से जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं या मॉलिक्यूल से जो बड़े बड़े कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं? फेविकोल से तो चिपका नहीं रहे, कुछ मैकेनिज्म हो रही होगी। तो वही दिया है कि केमिकल्स में बॉन्डिंग कैसे हो रही है, और उसके लिए पहले अलग अलग टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो एटम या मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, समझ में आया कुछ? पक्का? चलो, अब उसके लिए तुमको मैंने कुछ चीजें बताई थी, पीरियोडिसिटी सब पढ़ के आ चुके हैं। एफ ब्लॉक इधर होता है, तुम बस ऐसा समझा करो कि मेरे सामने एक स्क्रीन है, ठीक है, उस स्क्रीन पे तुमको इमेजिन करवा रहा हूं। तो पीरियोडिक टेबल अगर यहाँ शो हो रही है फॉर एग्जांपल, तो इधर ही एस ब्लॉक होगा, ये डी ब्लॉक होगा और ये पी ब्लॉक होगा, ठीक है। तो एफ ब्लॉक वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पी ब्लॉक वाले इलेक्ट्रो नेगेटिव और डी ब्लॉक वाले, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच में, बट अधिकतर मेटल्स होते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव में ही गिनोगे थोड़ा, ठीक है। अगर मैंने बोला है एस ब्लॉक इधर है, ठीक है, पी ब्लॉक इधर है और डी ब्लॉक बनाया नहीं, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, जब तुमको ये बताया था ना कि ऑक्सीजन अगर इधर है तो ऑक्सीजन से जो एटम जितना दूर होगा उतना आयनिक बॉन्ड बनेगा, जो एटम ऑक्सीजन के जितना पास में होगा, जैसे कार्बन हो गया, एन हो गया, वो उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, कि पी ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक का एटम क्या बनाएगा? कौन सा बॉन्ड? ये बोला ना एटम या मॉलिक्यूल, तो एक एटम मैंने इसका लिया, एक इसका लिया, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट। इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, इसने भी यहाँ रखा, तो कोवेलेंट में क्या लिखूंगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये सब चीजें यहाँ ज्यादा क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बहुत टाइम दिया है मैंने इन सब चीजों को, है ना। चलो अगला मैं बोलता हूँ, ठीक है। अगर एक एस ब्लॉक का और एक पी ब्लॉक का एटम ले लूं तो क्या बनेगा? आयनिक है, उसका अदर नेम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक कैसे बनता है? डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक जना डोनेट कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है। डोनेट कौन कर रहा है? एस ब्लॉक वाला, पी ब्लॉक वाला, ठीक है ना। ये क्या करता है? डोनेट इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। और एस ब्लॉक में मैं यही लिख देता हूं कि ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये वर्ड लिखा है मतलब प्लस वी मतलब पॉजिटिव है। और ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव, ताकि मुझे यहाँ बार बार ना लिखना पड़े। क्लियर हुआ ना? तो अगर पी ब्लॉक का एटम, बेटा लड़ाई मत करो, है ना। चलो पी ब्लॉक, इधर 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 बेटा, पी ब्लॉक अगर एटम बनाता है तो मॉलिक्यूल बनाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड से बनेगा। एस ब्लॉक पी ब्लॉक बनाते हैं तो आयनिक के इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बनेगा। और ये अगर पॉइंट आता है ना तीसरा कि एस ब्लॉक बनाता है, एस ब्लॉक प्लस एस ब्लॉक, तो उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, कभी आता है तो। मेटल्स है ना दोनों, तो इसीलिए उसको बोल देते हैं मेटेलिक बॉन्ड, कंपैरेटिव, ठीक है। अभी आता है मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, तो क्या बोलोगे? एस ब्लॉक का एटम जो बॉन्ड बनाता है उसको मेटेलिक बोलते हैं। या फिर कंपैरेटिव, थोड़ा थोड़ा आयनिक जैसा ही हो जाएगा वो, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिव अगर ऐसा देखो, एस ब्लॉक का पहला जो ब्लॉक है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जीरो मतलब उसके अंदर वाले रिंग में फुल है, उसमें चले जाए, वो इसके लिए ज्यादा बेटर है बजाय एक इलेक्ट्रॉन लेके एस का फिल करें, क्योंकि पी के तो खाली रह जाएंगे ना, फिर तो पूरा फुलफिल नहीं होगी ये वाली रिंग। लेकिन एस का फिल कर सकता है ना, कि एस का हाफ से फुल हो गया, तो ये वाली चीज आ सकती है इसमें। तो कुछ एटम्स होते होंगे एस ब्लॉक के, अलग अलग उठा लो कहीं से, कि एक डोनेट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन और एक के पास मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया हुआ, तो इसका कोई सच एग्जाम्पल है नहीं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा और बॉन्ड कैसे बन सकते हैं? हाइड्रो, देखो एक और लिख देता हूं मैं,
हाइड्रोजन का किससे? FON। फोन कॉल पढ़ा था ना अपन ने, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पढ़ोगे तो वहां ये पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन अगर मोस्ट 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव में किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, या तो फ्लोरीन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं? अगर हाइड्रोजन इन 3 में से किसी के भी साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं, हाँ, इनके अलावा उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। यही होगा। ठीक है, कि मान लो HF है तो 2 HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक और लास्ट बचता है, उसको क्या बोलते हैं? जिसमें एक एटम कोई या जो भी कंपाउंड होगा, ठीक है, जैसे NO2 एग्जांपल ले लिया, तो इसका जो बॉन्ड बनता है वो ये और ये बनता है। ठीक है, N के पास 5 होता है ना, ये होगा। ठीक है, अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है कोई, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और एक और लिख देता हूं, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बताओ कौन सा होगा यार? बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स या फिर नोबल गैसेस। शाबाश। वैंडरवाल की स्पेलिंग वी से होती ना, वैंडरवाल बॉन्ड या फिर अट्रैक्शन, क्योंकि बॉन्ड तो बनता नहीं है। चलो लिखे, तो अपने को जो यही सारे टाइप के बॉन्ड पढ़े ना अपन ने, पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन, उसके बाद अलग अलग बॉन्ड पढ़ने। तो अगर पी ब्लॉक का बना रहा है तो कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बनता है। एफ ब्लॉक का बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट। और इसी को कहीं ना कहीं मेटलिक भी अपन थोड़ा बोलते हैं, जो कि पीरियोडिसिटी में ये पढ़ा, क्योंकि मेटलिक का अलग से कहीं एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तुमको। या तो फिर जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में करते हैं ना, एक मान लो आयरन बनाया, फिर ये कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं, इसके अंदर फिर मान लो कोई दूसरा आइटम मैंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम और उसके साथ जो भी कुछ CO ऐसा कुछ, तो ये वाला आयनिक होता है, मतलब वो आयनिक स्फीयर बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। तो यहाँ मेटल का बॉन्ड थोड़ा बहुत बन सकता है, तो इसको शायद बोल सकते हैं मेटलिक, वरना कहीं डायरेक्ट ऐसा कहीं एग्जाम्पल नहीं है जब मेटल जोड़ रहे हो। ये इकलौता एग्जाम्पल, और ये आयनिक में भी आ जाता है, आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं इसको जब पढ़ोगे तब। तो वो आयनिक मेटलिक एक ही बात है। ठीक है, इसलिए उसको मैंने स्टार्ट नहीं किया, बस उसको ब्रैकेट में लिख लो, कभी अगर ऐसे अलग से पूछता है तो तुम ये बता देना। ठीक है, चलो, तो हाँ, पी ब्लॉक कोवलेंट हो गया, एफ ब्लॉक आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट हो गया। ये एफ ब्लॉक अगर पूछे तो मेटलिक, और नहीं तो इसको आयनिक में डाल देना। ठीक है, उसके नीचे सब हेडिंग में। फिर अगला, अगर हाइड्रोजन फर्स्ट मोस्ट 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का एग्जांपल ये बताया था, फोन कॉल्स। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, पूरे 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर। तो स्टार्टिंग के जो 3 है ना, ये अगर ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और फिर वो मॉलिक्यूल्स आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, एग्जांपल देता हूं तुमको यहीं पे। ठीक है, जैसे वाटर है, तो वाटर में क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ रहा है, इधर देखो बेटा, सारे ऑक्सीजन के साथ आ रहा है, तो एक वाटर दूसरे वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, आपस में थोड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर का। तो फिर अपन ये बना देते हैं ना, ये, तो इसमें कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? जो इसके लोन पेयर से फिर डॉट डॉट बनाते हैं, इससे डॉट डॉट बनाते हैं, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, समझ गए, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो कब कर पाएगा? जब हाइड्रोजन के साथ एक कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होगा। तो जैसे वाटर है, ये दूसरे वाटर से, फिर वो तीसरे वाटर से, ये ऐसे। या फिर HF होता है, HF
HF HF। समझ गए कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल रहेगा। खुद में नहीं होगी कि HF के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, एक HF की दूसरे HF के साथ, उसकी दूसरे HF के साथ, आपस में ऐसा होता है। वाटर में भी सेम, एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसका दूसरे, इसका फिर इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे जितने मैक्सिमम वो बॉन्ड बना पाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आया कैसे, सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं, FO और N याद रखना, Cl नहीं होता, एक एक्सेप्शन है उसको छोड़ दो तो, हाँ FON, ठीक है, समझ गए ना। हाइड्रोजन अगर इन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव में किसी के साथ भी मॉलिक्यूल बनाता है, फिर ये मॉलिक्यूल्स आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। फिर अगला, कभी भी जो कंपाउंड बनते हैं ना, उसमें हमेशा ऐसा नहीं बोलोगे कि एक ही बॉन्ड बनता है। जैसे मैंने बोला कि सारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, सारे आयनिक होंगे जरूरी नहीं है। एक कंपाउंड में आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। जैसे वाटर है, तो वाटर में ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, कोवेलेंट, ठीक है, लेकिन ये वाला तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया ना, तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड बन गए ना। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल आएंगे जिनमें आयनिक भी आ जाएगा, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो ये, तो उसमें लिखते हैं ऐसे कंपाउंड्स के, एक को इसके बाहर रखते हैं, फिर बाकी अंदर लिखते हैं। तो ये और ये टूट के प्लस माइनस तो आयनिक बॉन्ड हो गया। फिर इनमें कहीं ना कहीं ये वाले जो 2 रहते हैं, इनमें बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसको, ऐसा कुछ, जितने भी CO रहते हैं उसके हिसाब से। लेकिन C और O में आपस में कैसा होता है, कोवेलेंट। तो कोवेलेंट भी हो गया, कोऑर्डिनेट भी हो गया और आयनिक भी हो गया। तो एक ही कंपाउंड में एक बॉन्ड भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोवेलेंट होगा। लेकिन हाँ देखो, जैसे CH4 मैंने लिखा, तो CH4 में सारे कोवेलेंट है, तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन मान लो कुछ और अगर इसके साथ कंपाउंड है, कोई दूसरा कंपाउंड है, NaCl में प्योर आयनिक बॉन्ड है, तो प्योर आयनिक वाला, प्योर कोवेलेंट वाला। एग्जांपल्स लिख लो यहाँ पे, CH4 आयनिक है ना, इसका एग्जांपल क्या लिखोगे, NaCl, ठीक है। तो ऐसे एक कंपाउंड में एक से ज्यादा बॉन्ड भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अगर वो एक कंपाउंड बना के दे देगा, जब अपन सारे बॉन्ड पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। उसने एक कंपाउंड दे दिया और पूछेगा इसमें कितने टाइप के बॉन्ड है, 1 2 3 4, ये कौन कौन से बॉन्ड है, या कौन सा बॉन्ड एब्सेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समझ गया ना। जैसे मैंने CH4 दे दिया और पूछ लिया इसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट, एक ही टाइप का कोवेलेंट, और कोई बॉन्ड है ही नहीं। समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर पूछ लिया कौन सा बॉन्ड नहीं है, या फिर मान लो ऐसा कोई एग्जांपल दिया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ऐसे एग्जांपल आते हैं, पढ़ोगे आगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला, पक्का। ऐसे कंपाउंड्स बनते, देखो एक अपन ये बनाते CH4, एक NaCl बनाते, उसमें क्या बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये पढ़ेंगे आगे ढंग से। अब इसमें देखो K4 और ये है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो K+ अलग हो जाएंगे, चारों 4K+ अलग। जैसे ये अगर ये पानी में है तो 4K+ अलग तैरने लग जाएंगे, और ये इस पे -4 आ जाएगा। और क्योंकि 4 पोटेशियम है ना, तो एक पोटेशियम 1+ से निकलता है, 4 है, चारों निकल जाएंगे तो -4 आएगा, ठीक है। अब आयरन और CN जो है, इसके बॉन्ड पता है कैसे बनते हैं, इसके बॉन्ड बनते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, अच्छा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। देखो अगर ये है तो K+ तो अलग तैरेंगे 4, ठीक है, और फिर कंपाउंड पे क्या आ जाएगा, FeCN4 और इस पे -4 आ जाएगा। अभी जो आयरन है, ये CN इस पे बन कैसे ऐसे बनते हैं, ये देखोगे तुम जब पढ़ोगे ना, अभी 4था चैप्टर है, तो ये ऐसे बनता है। और उसमें अगर CN पे पूछूं तो CN कैसा होता है, C∧N साइनाइड, ये होता है ना, तो ठीक है, समझ गए कैसे बनाऊं। तो ये वाले बॉन्ड कौन से हो गए, कोवेलेंट आया। ये वाला कैसा हो गया, कोऑर्डिनेट, जब लोन पे डोनेट करता है, तो रुको रुको रुको, इसमें लोन पे कैसे डोनेट कर देगा, बचेगा ही नहीं इसके पास। चलो अभी एग्जांपल ऐसे समझ लो, ठीक है। कार्बन पे वैसे 4 होते हैं, पॉसिबल ही नहीं कि ये डोनेट कर दे, ठीक है, एक ही सिंगल बच रहा है। जहां भी ऐसे कंपाउंड्स में लोन पेयर आ जाते हैं
वो ये डोनेट करके ऐसा बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम से, ठीक है। अब इसको CN को हटा के कुछ भी मैं लिख देता हूँ यार, ऐसे समझ लो इसको, X लिख दिया, बात ही खत्म, झंझट ही खत्म, X2 लिख दिया, ये लो। कुछ गलत ही नहीं है इसमें, समझ गए। इसको CN ही रहने दो ताकि तुमको समझ में आए कि हाँ ऐसा ही एग्जांपल होता है। तो मान लो अगर X2 के पास लोन पेयर होते तो वो लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करता है, तो ये वाला बॉन्ड कैसा हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और X2 में आपस में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये जितने उसके बॉन्ड होंगे उसके हिसाब से, सिंगल डबल जो भी है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला। ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, इन दोनों के बीच में आयनिक। समझ में आया। तो एक कंपाउंड में एक से ज्यादा बॉन्ड भी हो सकते हैं, आयनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। एक कंपाउंड में सिर्फ प्योर आयनिक भी है, प्योर कोवेलेंट भी है, समझ गए ना। बॉन्ड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, ये फालतू का नहीं है, ठीक है। हर एक हेडिंग है पूरी पूरी, अभी लिखा है ना कोवेलेंट अलग पढ़ना है सारे, तो इनके एक एक दो पेज है सभी के, ठीक है। तो ये पढ़ा अपन ने। फिर ये पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। लोन पेयर अगर डोनेट करता है ये NO2, इसके पास नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट में 5 होते हैं। इसको हटा दो, ये डॉट नहीं होगा ना, एक सिंगल डॉट बचता है। 5 होते हैं ना, 5वें नंबर पे आता है लाइबेबैकनोफ, तो नाइट्रोजन 5वें नंबर पे आता है, मतलब सेकंड रिंग के 5वें नंबर पे आ रहा है, मतलब सेकंड रिंग में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 S में भरे होते हैं और 3 P में, ये होता है, पक्का, ठीक है। तो 5 होते हैं, तो 1 2 ये डॉट बनाते ना इनके, 1 2, और ये लोन पे डोनेट होता है साथ में, और ये 5, तो 2 से तो बॉन्ड बन गए। ये 2 पूरा लोन पे ऐसा कैसे डोनेट कर देता है, ये देख, ये ठीक है, ये पूरा लोन पर उसने डोनेट कर दिया और 1 बच जाता है। तो इसमें भी वही हो रहा है ना, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का एग्जांपल है फिर भी कहीं ना कहीं लोन पे डोनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, चलो ठीक है। अब मान लो कोई 2 एटम्स ने मिलके मॉलिक्यूल बना लिया, ये रखा है यहाँ, 2 एटम्स ने मिलके मॉलिक्यूल बना लिया, ये यहाँ रखा है। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स भी आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रख रहे होंगे, क्योंकि सब पे चार्ज है ना कुछ ना कुछ, या तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे एटम या मॉलिक्यूल्स को खींचने की कैपेसिटी रख रहे होंगे ना। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ बन के रखा है अपना काम जो भी है, या लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन होगा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, वैन डर वाल बॉन्ड या अट्रैक्शन। और ये नोबल गैसेस में भी होता है कि मान लो एक नोबल गैस यहाँ रखी है, एक नोबल गैस यहाँ, तो नोबल गैस आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगी, क्योंकि उनके तो आउटर मोस्ट फिल है ना, तो क्यों ही बॉन्ड बनाएगी। ये बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड का रीजन बनाने का ये है ना कि आउटर मोस्ट फुल होने चाहिए, मतलब फुल करना है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नोबल गैस फुल है, तो एक नोबल गैस अकेले यहाँ रखी है, उसका एटम यहाँ रखा है, ये 2 भी तो आपस में अट्रैक्शन फोर्स फिल कर रहे होंगे, तो उसको भी क्या बोलते हैं, वैन डर वाल। तो या तो नोबल गैस का बोलो या मॉलिक्यूल्स का बोलो, आया समझ में, ठीक है। कोई दूसरा, एक CH4 यहाँ रखा है, एक NO2 यहाँ रखा है, ये 2 भी आपस में अट्रैक्शन फोर्स फिल कर रहे हैं, तो उसको भी वैन डर वाल बोलूंगा। या फिर मान लो एक नियॉन यहाँ रखा है, एक यहाँ कोई दूसरी नोबल गैस रखी है, ये भी आपस में, हाँ ये समझ गए। कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर रखें तो इनकी कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसको ऐसे बहुत ही अगर इमेजिन करना हो तो मान लो मैंने बोला HF यहाँ रखा है, ठीक है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ हाइड्रोजन से थोड़ी खींच सकता है, वो तो 3D में हर जगह से खींचने की कोशिश कर रहा है ना, वो तो हाइड्रोजन मिल गया इसलिए इसको खींच लिया। जैसे मैग्नेट है, तो मैग्नेट को तुम इस डायरेक्शन से ला रहे हो तो इधर से खिंचा रहा है, लेकिन मान लो इधर उधर सब दूर रखा होता तो सब दूर से खींचेगा ना, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा 3D में फैली हुई है। तो मान लो HF यहाँ रखा है, तो उसका जो फोर्स ऑफ खींचने वाला है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो मान लो इतना रेडियस में कवर कर रहा है खींचने वाला, और यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल रखा है तो कोशिश करेगा ना वो इसको भी खींचने की थोड़ी थोड़ी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। और इस मॉलिक्यूल का भी कुछ ना कुछ रेडियस में उसकी रेज निकल रही होगी खींचने वाली, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली। आ रहा है समझ में। तो इधर देखना भाई, नीचे देखेगा तो कहाँ से आएगा। अगर एक मैग्नेट यहाँ रखा है मैंने, तो मैग्नेट की रेस कोई सिर्फ ऐसे तो निकलती नहीं है, पूरे 3D में निकलती ना, ऐसे बनाते हैं, समझ गए। तो ये पूरे 3D में,
एक दूसरे मैग्नेट की भी पूरी 3D में निकलती है रेस। तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि मान लो है HF रखा है, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब खींचने की पावर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या है, वो खींच रहा है ना चीजों को दूर से, तो जरूरी थोड़ी सिर्फ इसी डायरेक्शन में खींचेगा, वो तो उसकी पूरी 3D में फैली होगी ना, कि जो भी इस रेडियस में आ जाएगा उसको खींच लेगा। समझ में? यहाँ को दूसरा मॉलिक्यूल है CH4, तो इस कार्बन की जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी भले ही कम है उससे, तो इसका कुछ छोटा रेडियस होगा 3D में। तो मान लो ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़ा तो खिंचाव या अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे, भले ही दोनों मॉलिक्यूल से HF है CH4 है आपस में बन गए, लेकिन फिर थोड़ा बहुत कुछ तो अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो ये जो अट्रैक्शन होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसी को बोलते हैं वैन डर वाल अट्रैक्शन। जो कि बॉन्ड तो बना नहीं है ना, तो प्रॉपर बॉन्ड नहीं बोलेंगे, वैन डर वाल अट्रैक्शन बोलो बेटर है। समझ में आया सबको? पक्का? ठीक है। ऐसे अगर नोबल गैसेस रखी है तो वो बॉन्ड नहीं बनाना, लेकिन फिर भी कुछ तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रही है। तो ये हो गया, ये लिख लिया, छापो साथ साथ में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इंट्रोडक्शन के अंदर ही चल रहा है, ठीक है, आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं उसी के अंदर, ठीक है। अगली हेडिंग डालोगे, फिर डालो, 2 बोर्ड भर देता हूँ, राइट लेफ्ट दोनों साइड भर दूंगा, ठीक है। इधर हाँ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्टार्ट कर रहे हैं ना। ये 2 पॉइंट जब मैं पढ़ाऊंगा तभी लिख लेना, बाकी सारे पेन डाउन, ठीक है। चलो, अपन ने क्या पढ़ा अभी, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड्स अलग अलग टाइप के बनते हैं। फिर बाद में जब बॉन्ड सीख जाएंगे ना, बॉन्ड कैसे पढ़ते, तो आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। उन्हीं को शॉर्ट में क्लासिफाई करके उसने लिख दिया है कि अगर कोई एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं तो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बन सकता है, आयनिक बन सकता है, कोऑर्डिनेट बन सकता है, मेटेलिक, ठीक है, मेटेलिक भी इसमें बनेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिफरेंट एटम है जो बॉन्ड नहीं बना रहे, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख रहे हैं, या फिर एक मॉलिक्यूल उस कोने में रखा है, एक मॉलिक्यूल बॉन्ड बना के इस कोने में रखा है, तो इनके बीच में कौन कौन से अट्रैक्शन फोर्स होंगे? वो 2 होते हैं, एक वैन डर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी तो HF एक मॉलिक्यूल है, दूसरा HF एक खुद में मॉलिक्यूल है, आ रहा है समझ में? तो अगर 2 HF मॉलिक्यूल है तो ये 2 आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वही लिखा है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड में बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। देखो, सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर हो, ये बना दिया ना ऐसे एरो, तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। लेकिन वहीं अगर बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल है, कि एक ये मॉलिक्यूल है खुद में, ये खुद में मॉलिक्यूल है, इन 2 के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? तो HF वाला H2 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या फिर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो पढ़ा उसी को कंक्लूड कर दिया है बस। तो ये थे अपने टाइप्स ऑफ बॉन्ड। और उसके बाद आते हैं कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्यों केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं? क्यों? अगर एक एटम यहां रखा है, एक यहां रखा है, क्यों बन रहे हैं? कोई भी अरे ये रिपीट नहीं करना था। कोई भी चीज जीवन में स्टेबिलिटी के लिए हो रही है ना। तुम क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि जीवन भर बैठ के खिला दे, कि पुश्ते खा लें, ऐसा वाला नहीं है ना इतना, कि है इतना होता तो पढ़ते नहीं। अगर पुश्ते खाने जितना पैसा होता तो तुम नहीं पढ़ते। अरे तुम्हारी 3-4 जनरेशन बिना कुछ काम किए आराम से जीवन निकाल ले। तो हर चीज स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। तो कोई भी 2 एटम मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं? ताकि दोनों स्टेबल हो जाए। कुछ कमी इसमें होगी, कुछ कमी इसमें होगी, और जब ये मॉलिक्यूल बनेगा तो दोनों कहीं ना कहीं, या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बोलो या पूरा डोनेटिंग बोलो, जैसे भी बॉन्ड बना रहे हैं उससे दोनों स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मेन रीजन है। फिर जब भी बॉन्ड बनता है ना, हमेशा एनर्जी कम होती है। याद रखना कि एक एटम, इसके पास कुछ एनर्जी है, इसके पास कुछ एनर्जी है, बिना एनर्जी लॉस किए मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता। कोई भी 2 चीजों को अगर मेरे को जोड़ना है तो एनर्जी लॉस होगी। बताया था ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से रिलीज हो रही है? इन दोनों की एनर्जी ही तो रिलीज हो रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो 2 रीजन क्या है? स्टेबिलिटी, और सेकंड क्या है? डिक्रीज्ड एनर्जी। क्योंकि देखो, अगर मान लो किसी को ये पढ़ते ना अपन कि हाँ मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है पहले, तो वही टेबल पे इसका फोटोन आता है एच न्यू एनर्जी का, और जैसे वो लाइट एनर्जी के साथ आ रही ना, ऐसा मान लो वहां से ऐसे छोटी छोटी फोटोन्स बोले, बंडल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। बंडल्स निकल रहे हैं और वो बंडल जैसे इस पे टकराएगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन जंप किया,
ये वही वाला एग्जांपल, कॉइन को बीच में ऐसे प्लेस किया, इधर से कॉइन स्ट्राइक किया, उसके जो मैंने ऐसे मारा, कॉइन एनर्जी लेके इस पे टकराएगा, वो एनर्जी इससे इस पे ट्रांसफर होगी तो ये आगे फेंका जाएगा। ये कंचे वाला जो एग्जांपल लिया था, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होती है ऐसा इससे इसमें जैसे जैसे टकराते जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मान लो कोई दो मॉलिक्यूल के सॉरी, मान लो कोई एक एटम है, एक एटम को अगर मैं एनर्जी दूं तो वो अनस्टेबल हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन जंप करने लगेंगे हायर शेल में। ये होता है ना, अपन बोलते हैं कि एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन का अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल में जंप करेगा, और एनर्जी दे दोगे तो बाहर वाले शेल से और ऊपर हायर शेल्स में जंप करता है। लेकिन जब वो एनर्जी लूज करता है तो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है वापस अपनी नॉर्मल। कभी पढ़ा हो पहले ये सब चीजें? तो पढ़ी है सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी कुछ? अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं बता रहा हूँ। अगर ये एटम है, इसको अगर मैं गर्म करूँ या एनर्जी दूं तो इसके इलेक्ट्रॉन जंप करने लगेंगे, और जंप करी हुई चीजें अनस्टेबल है ना, या फिर नॉर्मल पानी है, उसको अगर बॉईल करूँ तो बॉइलिंग में पानी उछलता है ना ऐसे, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो स्टेबल हो जाता है नॉर्मल। तो कम एनर्जी के साथ चीजें स्टेबल रहती है, जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे वो अनस्टेबल होकर बिखरने लगेगी, और ज्यादा उस पानी को गर्म करूंगा तो वेपर के फॉर्म में और दूर दूर बिखर जाएगा। समझ गया ना ये चीज? तो जितनी ज्यादा एनर्जी किसी चीज के पास उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा, जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल। तो कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल क्यों बनाना पसंद कर रहे हैं? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे आती है? लो एनर्जी से। ठीक है, 2 पॉइंट ये। तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 पॉइंट्स में लिख सकता हूं, अगर शॉर्ट में बताना है मेरे को तो। स्टेबिलिटी और टू एक्वायर लो एनर्जी। एक्वायर मतलब अटेंड करना, टू एक्वायर लो एनर्जी, और लो एनर्जी ही रीजन है स्टेबिलिटी का। मतलब फाइनली स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? ताकि स्टेबल हो जाए। स्टेबल कैसे हो सकते हैं? एनर्जी लॉस करके आया, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, एक्सेप्ट करके। समझ में आ गया? तो मेन अपना क्या कॉज मतलब समझ गया ना, क्या रीजन है केमिकल कॉम्बिनेशन का, केमिकल बॉन्ड बनने का क्या रीजन है? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी किस चीज से आती है? एनर्जी कम करके। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो 4 पॉइंट्स इसने लिखे हैं, वही चारों को स्टेबिलिटी से घुमा फिरा के बोल रहा है। टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कितनी होती है? हे ना अगर कर 0 रन, हे में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर मतलब वही 18, 32, मतलब आउटर मोस्ट में जितनी मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है उतने फुलफिल करना। आउटर मोस्ट रिंग में अगर 8 आ सकते हैं तो 8 आ रहे हैं, 18 आ सकते हैं तो 18 आ रहे हैं, 32 आ सकते हैं तो 32 आ रहे हैं, मतलब आउटर मोस्ट उसके फुलफिल्ड है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई भी एटम, मान लो कोई किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है उस रिंग में, और पूरी कंप्लीट कब होती है? जब 8वां आ जाता है। तो वो कोई ऐसे एटम को ढूंढेगा ना जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन दोनों रख के दोनों के नाम पे करवा ले। समझ गया ना? तो इसके भी 8 कंप्लीट, सामने वाले की भी 8 कंप्लीट, और कोई डोनेट करने वाले मिल गया तो अच्छी बात है कि पूरे इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके 8 कंप्लीट हो गए। उसके पास एक एक्स्ट्रा होगा तो उसने वो इसको दे दिया, तो उसके भी इनर रिंग के 8 कंप्लीट हो गए, बात ही खत्म। समझ गए? तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करके क्या हो रहा है? स्टेबल। तो फाइनली स्टेबिलिटी इससे भी आ रहा है। सेकंड पॉइंट, मिनिमाइज दी पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एनर्जी, अब उसमें से कोई भी देखो, चलने वाली एनर्जी काइनेटिक होती है, ठीक है, हाइट वाली पोटेंशियल होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस बाकी सारी मिलाकर टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना, जैसे मैंने बोला कि एक नॉर्मल एटम है, अगर इस पे मैंने लाइट डाली या फिर इसको गर्म किया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जंप करके हायर शेल में जाएंगे ना, ठीक है, लेकिन हायर शेल में तो अनस्टेबल हो गया है। नॉर्मल कब होगा? जब इसको लोअर शेल में रहेगा, और हायर शेल में जाना मतलब न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं ना, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस से ही तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। अगर ये पेन जमीन पे रखा होता एग्जैक्ट धरती से टच, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। जैसे जैसे उसको मैं हाइट पे उठाते जाऊंगा, जितनी हाइट बढ़ाते जाऊंगा उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। देखो हाइट नीचे रखा है तो कुछ काम करेगा क्या? कुछ नहीं, वहीं रखा रहेगा ना, इधर जाएगा ना इधर, ना नीचे जमीन में घुस जाएगा। थोड़ा ऊपर उठाया तो इसके पास कुछ एनर्जी आ गई होगी। अब मैं मेरे हाथ से जैसे ड्रॉप करूंगा वो एनर्जी किस चीज में यूज होगी? नीचे गिरने में, मतलब ग्रेविटेशन खींच रहा है तो कहीं ना कहीं यूज हो रही है। थोड़ा और उठा लूंगा उतनी ज्यादा स्पीड से नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो एनर्जी यूज हो रही ना कहीं ना कहीं, तो जितना ऊपर बढ़ाते जाऊंगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर हुआ इतना?
ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन का भी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में था, उससे सेकंड में था, वहां से थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में आ गया बहुत ज्यादा एनर्जी देने के बाद, तो फिफ्थ में वो अनस्टेबल है ना, तो उसको अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करनी पड़ेगी। मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस नाप रहा हूँ यहाँ। 3D में ये होता है ना, न्यूक्लियस का प्लस चार्ज यहाँ है, रिंग मान लो ऐसे घूम रही है, पहली रिंग में इलेक्ट्रॉन था, अभी जंप करके दूसरी में पहुंच गया, तीसरी में पहुंच गया, तो न्यूक्लियस से हाइट बढ़ गई ना। अब मान लो उसको स्टेबल कब होगा, वो जब वापस से नीचे आएगा, मतलब ये डिस्टेंस कम होना चाहिए ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम उतनी चीजें स्टेबल, ठीक है, या टोटल एनर्जी जो भी तुम बोलना चाहो, बट इसने पोटेंशियल वर्ड लिखा है तो पोटेंशियल याद रखोगे, ठीक है, क्लियर है। तो एनर्जी कम करना या नोबेल गैस से स्टेबिलिटी लाना, ठीक है। गेन स्टेबिलिटी, अब गेन स्टेबिलिटी दो रीजन से होगी, यही दोनों रीजन, समझ गए। इस चीज से भी स्टेबिलिटी आ रही है, इससे भी स्टेबिलिटी आ रही है, और कोई चीज जितनी ज्यादा स्टेबल बनेगी उतनी कम रिएक्टिव होगी ना। कोई रिएक्शन क्यों करता है, मतलब स्टेबिलिटी के लिए। अगर कोई स्टेबल हो गया है तो अब कम रिएक्शन करेगा ना, तो भाई लिखा है कि डिक्रीज द रिएक्टिविटी, ताकि कोई मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है या कंबाइन क्यों हो रहे हैं एटम, ताकि अब वो स्टेबल हो जाए और अब रिएक्शन ना करें, क्योंकि रिएक्शन करने में बहुत झमेल है कि हाँ एनर्जी दो, एनर्जी लो, फिर पता नहीं स्टेबल हो नहीं हो, समझ गया। तो वही रीजन है कि डिक्रीज द रिएक्टिविटी। क्लियर हुआ। ये 4 पॉइंट थे, बहुत सिंपल से थे बट समझ में आए ना, ठीक है। यहीं से तुम्हारा बेस बनता है कि चैप्टर है ही क्यों केमिकल बॉन्डिंग, क्यों बन रहे हैं बॉन्ड, स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट नोबेल गैस, देख फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम कौन से पीरियड में आता है, हेलिना 3, तो सोडियम में 3 रिंग बनेगी, ठीक है। सोडियम पहले पीरियड में आता है, तो पहले रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते, दूसरी में 8 होते, तीसरी में कौन कितने आएंगे, 1 आएगा, क्यों, क्योंकि सोडियम तीसरे पीरियड के पहले में है ना, तो इसमें क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किया। अब ये स्टेबल देखो, इसमें 8 की कैपेसिटी है ना, तीसरी में 8 टोटल क्या बोलते हैं एलिमेंट होते हैं, तो 8 की कैपेसिटी है कि हाँ 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन अभी कितने इसके पास, 1, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन लेने में पसीना आ जाएंगे। तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया इसने तो बस खत्म। अब इसके पास 2 ही रिंग बची और दोनों रिंग फुल है, तो रिंग फुल होने का मतलब ये कहाँ पहुंच गया, Na+ बनेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, है ना नियॉन पे, तो नियॉन का आउटर मोस्ट जैसा हो गया ना इसका, तो 8, तो अब स्टेबल हो गया, तो इसलिए बोलते हैं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबल हो गया। आया समझ में। और किसी को कोई भी डाउट, ये 4 पॉइंट्स में नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे समझो, अगर नहीं आ रहा है ना किसी को, तो ये होता है ना लाइबे-बेकनॉफ्नी, सेकेंड पीरियड है बेटा, है ना, नए वाले सारे सेकेंड पीरियड है, ठीक है। सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, एक्सोगेट, नियॉन, ठीक है। अगर मान लो फ्लोरीन को नियॉन बनना है, तो फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो F- बन जाता है, तो नियॉन की जगह आ जाता है। अगर ऑक्सीजन को नियॉन पे जाना है, मतलब नियॉन जितने इलेक्ट्रॉन करना है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ना, तो O-2। नाइट्रोजन को जाना है तो N-3। कार्बन इधर भी जा सकता है 4 इलेक्ट्रॉन लेके, और दोनों दे भी सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो लिथियम को जाना है, तो वो 7 तो नहीं लेगा, तो वो क्या करता है, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है लूज कर देता है, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, मतलब ये यहाँ पे हीलियम पे आ जाएगा, ठीक है। बेरिलियम को अगर नोबेल गैस अटेंड करना है तो 2 हैं अभी, तो 6 तो लेगा नहीं, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हीलियम पे। बोरॉन ये भी, अब कार्बन बचता है कि वो या तो 4 डोनेट करके आ जाए या 4 एक्सेप्ट करके, उसके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, जो भी उसको कंफर्टेबल लगेगा उस टाइम पे उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। आया है समझ में सबको, कोई डाउट। चलो, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट, ठीक है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स मतलब नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है, कि कहाँ कहाँ फिट नहीं हो रहा है। अपन हमेशा बोलते हैं ना ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट मतलब 8, 2 टाइप के रूल होते हैं, या तो ड्यूप्लेट, आउटर मोस्ट में अगर हीलियम है तो उसके आउटर मोस्ट में 2 ही है ना, हाइड्रोजन हीलियम, एक ही रिंग बनेगी और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। बाकी सब में क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्टेट रूल डज नॉट अकाउंट फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल और रिलेटिव स्टेबिलिटी। ऑक्टेट रूल जो है, मान लो अगर उसने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, तो वो क्या शेप डिसाइड कर देगा क्या,
शेप का उससे कोई लेना देना नहीं है। शेप जैसे ही रहेगा वो तो वैसे ही रहेगा, ऑक्टेट की बात है। ऑक्टेट रूल से शेप का ज्यादा लेना देना नहीं है, ये याद रखना है। हाँ वही होता है, जैसे कोई है जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, तो उसके यहाँ इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी हो रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ गया, तो उससे चल तो HF, फ्लोरीन ने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया, इसका कोई शेप होगा। H2O, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन, दो चाहिए ना इसको, तो एक हाइड्रोजन से लिया, दूसरे हाइड्रोजन से भी एक और ले लिया, तो इसके ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए। NH3, नाइट्रोजन को 3 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन से उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके भी कंप्लीट हो गए। तीनों का शेप सेम है क्या? तो फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने से शेप का कोई लेना देना नहीं है ना, तीनों के शेप अलग होंगे ना, ये बोल रहा हूं। आया? ठीक है, तो उसमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल और रिलेटिव स्टेबिलिटी, कौन कितना स्टेबल होगा, वो फिर कौन सा कंपाउंड बन रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। जरूरी थोड़ी ना ऑक्टेट कंप्लीट होने से हमेशा स्टेबल ही रहे। मान लो 5 कंपाउंड है, पांचों ने ऑक्टेट कंप्लीट किए, तो पांचों बराबर स्टेबल होंगे क्या? कोई हो सकता है ज्यादा स्टेबल हो गया हो, कोई कम स्टेबल हो रहा हो। समझ में आई ये चीजें? ठीक है, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल और रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑक्टेट से ज्यादा लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया है? सारे इधर लिखो मत। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखो कभी कभी होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है सेंट्रल एटम का। कब होता है? देखो ना, मॉलिक्यूल बना है, BeH2 बनाया है मैंने, ठीक है। चलो LiCl, ये रहा Li और Cl। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, क्योंकि क्लोरीन 7वें नंबर पे आता है ना, फ्लोरीन के नीचे आता है, तो 7वें नंबर, इसके साथ मैंने डॉट बना दिया, 7 इलेक्ट्रॉन। लिथियम कहाँ पे आता है? हेली, पहले नंबर पे, इसका एक डॉट बना दिया मैंने, ये ठीक है। अब लिथियम को चाहिए कि उसके कितने हो जाए? 2 हो जाए। क्लोरीन को चाहिए कि उसके कितने हो जाए? 8। इन्होंने क्या किया, दोनों जो अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन है बीच में रखे, और वो दोनों की शेयरिंग में आ रहे हैं कि वो इसके हिस्से में भी आ गए, इसके हिस्से में भी आ गए। चलो LiCl समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो लिथियम का भी क्या कंप्लीट हुआ है? ऑक्टेट हुआ क्या? अबे गधो कहाँ हुआ? ठीक है ना, डुप्लेट भी कहीं हुआ है, क्योंकि इसके तो आउटर मोस्ट में इसको हेली, दूसरी रिंग है ना, दूसरी रिंग में 8 होने चाहिए, इसके पास 2 ही आए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं है। इसका हुआ है ना ऑक्टेट कंप्लीट, तो दिक्कत है ना, दोनों का होना चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट, मॉलिक्यूल तभी बनेगा। मतलब मॉलिक्यूल तो बन रहा है, लेकिन दोनों ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहे ना, एक बहुत अच्छा स्टेबल हो गया और एक को लगेगा ना साथ में आके कि यार, मतलब होता है ना, अगर मान लो साथ वाला कोई ऊपर पहुंच जाता है ज्यादा पढ़ के या कुछ अच्छे कॉलेज में पहुंचे, तो साथ वाले को लगता है कि यार पढ़े तो साथ में थे, लेकिन मैं यहीं पहुंचा और ये यहाँ रह गया। अगर नहीं तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कभी, है ना, ठीक है ना, जाओ, मेरे को मतलब ही नहीं था ज्यादा कॉलेज से ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए समझ गए चीजें। तो एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, एक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इनको साथ में रह के लगेगा ना यार मॉलिक्यूल क्यों बना मैं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं बनता तो भी ठीक था, इसका हो गया कुछ। समझ गए? तो वही जो बात है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट केमिकल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन अपन ये पढ़ रहे हैं ना कि केमिकल कॉम्बिनेशन के एक्सेप्शंस, कि केमिकल बॉन्ड बनते हैं, मैंने बोला स्टेबिलिटी के लिए बनते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनते हैं। तो स्टेबिलिटी तो ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे कैसे एक्वायर कर सकता है? एनर्जी कम करके, ऑक्टेट कंप्लीट करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं रहा ना दोनों का, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये इसका एक्सेप्शन में या थोड़ा हटके आ जाएगा ना, कि केमिकल बॉन्ड बन रहा है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इन किसी में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कहाँ आता है? बोरॉन के नीचे, तो इस वही मतलब तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इसके साथ कितने क्लोरीन है? 3, तो 3 से 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो पाएंगे ना, तो टोटल 6 ही हुए, 8 अभी भी कहाँ हुआ? नहीं आ रहा है समझ में?
AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम कहाँ आता है? बोरॉन के नीचे। तो एल्यूमिनियम पे आउटर मोस्ट में कितने? 1 2 3, 3 क्लोरीन है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया ये? तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, तीनों क्लोरीन को, और एल्यूमिनियम के पास 3 एक्स्ट्रा है। तो इसको यहां बना देता हूं, बेटर है ना यहाँ। तो इससे ये वाला ऐसे बॉन्ड बना लेगा, इस वाले से ये वाला बॉन्ड बना लेगा, इस वाले से ये वाला बॉन्ड बना लेगा, या फिर इसके सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बनाएंगे, मतलब इसका भी एक बीच में आएगा यार। मतलब ये एल्यूमिनियम भी तो रखेगा ना। अब एल्यूमिनियम के 3 तो खुद के थे, एक उसने शेयर कर लिया। तो क्लोरीन, हाँ क्लोरीन के तो 8 कंप्लीट हो रहे हैं कि इसका ऑक्टेट डन, इसका भी ऑक्टेट डन, इसका भी ऑक्टेट डन। एल्यूमिनियम का नहीं हो रहा, एल्यूमिनियम में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट नहीं हुआ। ऐसे में ऐसे सब में चेक करोगे तो पूरे 8 नहीं हो रहे हैं, एक एटम के और दूसरे के हो रहे हैं। तो ये इसके अगेंस्ट में बोलो या बॉन्ड बन रहा है लेकिन बिना ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, तो थोड़ा उसमें जाएगा ना। चलो, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो सामने लिखे हैं, ठीक है। इनके कंपाउंड बनाऊं मैं, इधर बना देता हूं यहाँ, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ पे सबको? नाइट्रोजन में कितने होते हैं? लाई बे बैक 5, 1 2 3 4 5। ये चीजें याद कर लेना। जैसे नाइट्रोजन आया 5 आना चाहिए दिमाग में, और 3 दोनों आने चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं 3 लगेगा, कहीं 5 लगेगा, बैलेंस से 3 है ना, और कहीं कहीं ये बॉन्ड बनाने में 5 लगता है। दोनों चीजें याद होनी चाहिए। और ऑक्सीजन में कितने होता है आउटर मोस्ट में? 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के पास कितने? 1 2 3 4 5 है, और इसके पास 6 है। नाइट्रोजन को कितने चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए? 2 चाहिए। अरे 3 चाहिए ना, दो कौन है, और इसको 2 चाहिए। तो देखो बराबर की शेयरिंग होती है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो 2 नहीं रखेगा आगे, वो भी 1 ही रखेगा। तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन से इसका ये बॉन्ड बना, 1 से ये बॉन्ड बना, ऐसा में। अब इसके पास कितने? 1 लोन पेयर बचा, इसके पास 2 लोन पेयर बचे, लेकिन ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। तो जब भी ऐसे कोई कंपाउंड्स आते हैं जिनमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचता है, उनको क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इवन मतलब पेयर में होने चाहिए, ऑड मतलब एक सिंगल बच रहा है, ठीक है। जैसे NO2 का एग्जांपल भी लेते हैं, अच्छा लिखा हुआ है। तो NO2 का शेप ये होता है, NO2 पे 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 1 लोन पेयर तो डोनेट कर देता है ऑक्सीजन को, ठीक है। इसको 2 की कमी थी ना, हाँ, ऑक्सीजन को 1 डोनेट कर दिया, 1 2 3 4, ये 5वां छठा था, ठीक है। और 2 ने बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन का यहाँ कंप्लीट, यहाँ कंप्लीट। लेकिन नाइट्रोजन पे एक ये अकेला बच गया ना, जैसे यहाँ पे था, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी और ये भी। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा हो, जो पेयर में नहीं आ रहा हो, उनको क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत ही कम है, 3 या 4 कंपाउंड्स हैं जो अपने केमिस्ट्री में याद करना है। जैसे होता है ना न्यूट्रल एटम क्या, न्यूट्रल कंपाउंड्स के नाम याद करना कि न्यूट्रल कौन होते हैं, तो वैसे ही ऑड इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन भी आता है जिसके 4 ही हैं। जैसे न्यूट्रल के 4 थे, ऑड के भी 3 4 ही, वो लिखवा दूंगा बाद में। तो एक तो हो गया NO, एक हो गया NO2, ऐसे 2 एक और हैं, शायद 3 4 हैं टोटल, बस इतने ही। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल समझ में आया। तो ऑड इलेक्ट्रॉन तो इसका नुकसान ही है ना, अगर NO बॉन्ड बना रहे हैं तो दोनों चाह रहे थे कि हमारे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन कहाँ हो रहे हैं? ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन पे तो ऑक्टेट तो ठीक है, और ऑड में आ गए, समझ गया ना, तो बेकार है। एक्सपांडेड ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट वर्ड समझ में आता है? इंग्लिश का वर्ड है एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब और ज्यादा बढ़ना। अगर एक्सपांडेड ऑक्टेट वर्ड है तो ऑक्टेट मतलब 8 से भी ज्यादा। बॉन्ड बनाने के बाद उस एटम के पास 8 होने चाहिए, ऐसा मैंने बोला था रूल में कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे बनते हैं जिनमें 8 से ज्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल PF5। कहाँ बना है इसको? यहाँ बना दूं?
फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है ना, तो इसमें भी कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 8 कौन बोला था? 5 ही बोला था। चलो तो फॉस्फोरस में कितने होते हैं? 5। ये आता है तुम लोगों को समझ में? ठीक है चलो। तो फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट में कितने? 5, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे आता है। पूरे ग्रुप में सब में 5 ही रहेंगे। इसको किसके साथ बॉन्ड बनाना है? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7। ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा, सामने वाले से 1 ही लेगा। तो मान लो इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऐसे कितने फ्लोरीन बनाए मैंने? 5, क्योंकि इसके पास 5 थे ना, तो ऐसे 5 बना लिए। तो एक ये वाला ये ले जाएगा, ये और ये। समझ में आया? अब इसने भी तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन रखे, तो सामने वाले से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस फ्लोरीन से इसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1, इसका 1, इसका ये यहां बनाया था, यहां बना देता हूं, और इसका 1। तो ये फ्लोरीन के फॉस्फोरस के नाम पे आया ना। फॉस्फोरस अगर अपने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो उन 5 से भी तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो टोटल कितने हो गए फॉस्फोरस के पास? 10। इनके कितने हुए? 8। फॉस्फोरस के कितने हुए? 10। तो चलो ठीक है, कुछ फ्लोरीन के तो मतलब कुछ क्या, फ्लोरीन के तो ऑक्टेट कंप्लीट है, सेंट्रल वाले के तो ज्यादा होगा ना ऑक्टेट से, तो ये भी रूल के बाहर जा रहा है फिर, कि ऑक्टेट कंप्लीट बोला था मैंने, लेकिन ऑक्टेट से ज्यादा हो रहे हैं 10। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट, उससे ज्यादा जा रहे हैं। सल्फर में जाओगे तो इसमें भी 6 ये हैं, इसके पास कितने होते हैं? 6 12 हो जाएंगे। H2SO4 में भी ज्यादा जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें भी चले जाएंगे H2SO4 में। हाँ, तो मैंने कुछ लिखे हैं, मतलब अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जगह में कोई से भी लगा दो उसके ग्रुप के, सभी में होंगे। कोई डाउट किसी को भी? पक्का? तो ये कुछ एक्सेप्शन है, ड्रॉबैक्स थे इस रूल के। रूल बोलो या जो अपन ने बोला है कि क्यों केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, मैंने बोल दिया एनर्जी ठीक है कम, मैंने बोला स्टेबिलिटी ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी का जब रीजन दिया ना मैंने कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, वहां मैं फिर गलत आ जाऊंगा। कहीं कहीं इनकम्प्लीट जा रहा है, कहीं कहीं ज्यादा जा रहा है, कहीं कहीं ऑड में चले गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कहीं कहीं ऑक्टेट रूल मतलब शेप और उसको डिफाइन ही नहीं करता, कि मान लो सब में ऑक्टेट फॉलो हो रहा है लेकिन सबके शेप अलग चले जाएंगे, तो ऑक्टेट की वजह से शेप का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ है? ठीक है, चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो सारी चीजें। देखो पहले तो इसको अंडरलाइन करोगे, इसको अंडरलाइन करोगे, ठीक है, ये सब लिख लिया। फिर ये यहाँ का कुछ पोर्शन है ही नहीं। केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 पॉइंट लिखोगे, स्टेबिलिटी टू एक्वायर लो एनर्जी, स्टेबिलिटी ये लिखा। उसके बाद ये सारे पॉइंट लिखोगे, इन 2 को एरो करके इस पे ले आओगे। ये इंस्टेबिलिटी के 2 रीजन है, ये है, अंडरलाइन कर लोगे इनको। ठीक है, उसके बाद ड्रॉबैक्स पे आते हैं। ड्रॉबैक्स में डजेंट को गोला मार्क करोगे, ठीक है, वो हो गया। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में सेंट्रल एटम, तो BeCl2 वाला जो है, कहीं शेप बनाया था किसको मैंने? नहीं है, ये नहीं है, LiCl का बनाया था, ये रहा, LiCl बनाया है और AlCl3 बनाया है। AlCl3 और LiCl बनाया है ना, ये रहे, तो वो बना लोगे यहाँ पे। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो ऑड इलेक्ट्रॉन के 2 बनाए है ना, ये O नहीं है ना, ये गोला इलेक्ट्रॉन का, हाँ, ये ऑड इलेक्ट्रॉन में आ रहा है, ये है वो गोला। तुम लोग पता चला क्या करोगे? ठीक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन का हो गया। एक्सपांडेड ऑक्टेट का एक ये बना दिया, PCl5। तो ऑड में मैंने दोनों के स्ट्रक्चर बनाए और PCl5 का ये रहा। तो ये स्ट्रक्चर्स तुमको भी बनाने हैं। बनाने में कोई दिक्कत हो रही किसी को? बना लो जल्दी जल्दी। चलो पढ़े। ये कुछ 4 पॉइंट्स है, जहां से क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना। चीजें अपन ने सारी समझ ली है, बस पॉइंट्स में बता देता हूँ, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखे थे ना, सेम एटम के बीच में लग रहे हैं, तो एटम तो बहुत पास में है ना, तो एटम वाले जो 4 बॉन्ड थे कैसे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे थे कि एक मॉलिक्यूल यहाँ एक यहाँ है, 2 ही थे, हाइड्रोजन और वैंडरवॉल। तो हाइड्रोजन और वैंडरवॉल वीक बॉन्ड में आते हैं और ये वाले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। तो वो जो टेबल लिखी थी ना, बनाया था चार्ट, उस पे लिख लो इस साइड वालों पे,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इस साइड वालों पे लिख लो वीक बॉन्ड, ऊपर हेडिंग में लिखो जल्दी। तूने बनाई है ऐसी? हाँ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड वाला जो चार्ट बनाया था ना, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और फिर इधर एटम वाला और इधर मॉलिक्यूल वाला। तो एटम वाले में लिखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और मॉलिक्यूल वाले में लिखो वीक बॉन्ड। लिखा? समझ में आ गया ना कहाँ लिखना है? ठीक है, तो वही लिखा है कि आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मेटलिक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। अच्छा, उसमें एक जो मेटलिक था चौथा ऑप्शन, उसको गोला करके एरो करके इधर कर लेना कि वो वीक में आता है। ठीक है, या फिर रुको रुको, हाँ अरे ये देखो वो, चलो वहां मत लिखो उसको, ये देखो मेटलिक बॉन्ड वीक होगा कब? अल्कली मेटल में, लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा कब? ट्रांजिशन मेटल्स में। हाँ मतलब ये यही रहने दो, उसको उधर करोगे तो ज्यादा गड़बड़ होगा। तो मेटलिक बॉन्ड वीक होता है कब? अल्कली मेटल में, और स्ट्रॉन्ग कब होता है? ट्रांजिशन में। तो देखो अगर ये पॉइंट्स में क्वेश्चन आते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो अपन गलत करते हैं। मान लो अगर ये पॉइंट में तुमको नहीं पढ़ा था तो तुम ये क्वेश्चन सही कर लेते क्या? गलत कर देते फिर भी कहीं ना कहीं, सोचते कि हाँ क्या हो सकता है, या तो तुक्के में सही जाता है, गलत सही वाला। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते जाओ। 2 पॉइंट हो गए। अगला हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स वीक है, ये पढ़ लिया कि ये तो वीक ही है, ये वाले दोनों हाइड्रोजन और वैन डर वाल्स कैसे? वीक फोर्स है। ये स्टार्टिंग के तीनों कैसे? स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ मेटेलिक में वेरिएशन आ रहा है कि मेटेलिक वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। वीक कब होगा? अगर अल्कली मेटल बना रहे हैं तो, और स्ट्रॉन्ग कब होगा? क्योंकि देखो अल्कली मेटल ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को ही ऊपर नीचे कर पाएंगे ना, लेकिन ट्रांजिशन में 10 इलेक्ट्रॉन तक ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगर कोई 10 बॉन्ड या मतलब समझ गया ना, 10 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा? कैसा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक के पास है 2 ही, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है ना, इसीलिए ट्रांजिशन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और अल्कली के साथ वीक बॉन्ड। ठीक है, पहले ही मेटेलिक है तो वीक ही था वो बॉन्ड, बट अगर ट्रांजिशन आ जाते तो स्ट्रॉन्ग। लास्ट, वैन डर वाल्स फोर्स जितना ज्यादा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। जितने ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल का साइज होगा उतना ही ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स या अट्रैक्शन लगेगा। वैन डर वाल्स क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल एक अलग अलग कोने पे कहीं रखे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा बड़ा है तो वो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। ठीक है, इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। साइज बड़ा ज्यादा उसका होता है ना, जैसे ऊपर से नीचे आता हूँ, साइज बढ़ते जाता है तो नीचे वाले का मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट भी तो ज्यादा ही है। ठीक है, तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या फिर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल्स फोर्स। क्लियर हुआ है? ठीक है, चलो चलो बस ये 4 टॉपिक थे। यहाँ पे अपना पहला वाला जो पॉइंट है केमिकल बॉन्डिंग का, इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा? अलग अलग टाइप के बॉन्ड, 4 या 6 टाइप के जो भी थे, 4 इधर 2 इधर, टोटल 6 टाइप के बॉन्ड का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कैसे होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ा बॉन्ड्स क्यों बनते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से, एनर्जी, तो कॉन्फिगर, जो भी 4 पॉइंट ये थे। फिर उनके कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आ रहे हैं, या तो ऑक्टेट से ज्यादा हो रहा है या ऑक्टेट से कम, या ऑड इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट कभी भी उसके शेप या स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं करता। समझ में आई ये चीज? तो इतना पढ़ा, और उसके बाद आखिरी में 4 पॉइंट पढ़े। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म। कल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो 6 बॉन्ड है ना, ये 6 बॉन्ड एक एक करके पढ़ने। एक दिन कोवेलेंट पढ़ेंगे, एक दिन आयनिक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट तो छोटा सा ही है। ठीक है, तो वो, और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा है, तो ऐसे करके धीरे धीरे बॉन्ड्स खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल बने उनको पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट अपन ने पढ़ लिया था कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन से वीक बॉन्ड है। आखिरी में 3-4 पॉइंट भी लिख लिए थे, लेकिन जो बीच में अपन ने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना, वो स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं पहले तो मैं ये बता देता हूँ। उसके बाद एक एनर्जी का ग्राफ है जो कभी कभी क्वेश्चन में आता है, जो कि कुछ बुक्स ने दिया है, मतलब जब क्वेश्चन लगाओगे तब, तो वो ना छूटे, इसीलिए वो एक बचा था, तो ये 2 काम बता देता हूँ। ठीक है, चलो जो स्ट्रक्चर बनाए थे ना, हेडिंग क्या डालोगे? लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जो कल स्ट्रक्चर बनाए थे उनका नाम ये था। ये हो सकता है पहले तुमने कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, मुझे आइडिया नहीं है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है सब लोगों ने? चलो ठीक है, चलो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो इसको कैसे समझेंगे? अपन ने लिखा था ना लाइबे बैकनॉफ्नी वाली लाइन, इनऑर्गेनिक में यही काम आएगी। ठीक है, चलो ये सेकंड पीरियड है अपना। सेकंड पीरियड में फिर वैलेंसीज भी लिखी थी कि 1 to 4 और 4 to 1। ठीक है, तो मैं पहली लाइन क्या लिख रहा हूँ, इनके
आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में एक होगा, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब लिखता हूं वैलेंसी। देखो वैलेंसी है, उसको बोलूंगा मैं बेटर है कोवैलेंसी, ठीक है, कि बॉन्ड बनाने में आउटर मोस्ट के कितने इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे, ठीक है। मान लो आउटर मोस्ट में उसके पास 5 है, उसको कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए थे ना, क्योंकि सेकेंड रिंग में 8 टोटल होने चाहिए मैक्सिमम, तो 5 है तो 3 और चाहिए ना बस। तो सिर्फ 3 बॉन्ड किया तो एक्सेप्ट करेगा किसी से, या 3 बॉन्ड अपने शेयर कर लेगा तो सामने वाला भी 3 बॉन्ड उसको दे देगा। तो ऐसे करके वो अपने 3 बॉन्ड कैसे भी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वही पढ़ना है। तो कोवैलेंसी कितनी होगी, देखो इसके पास आउटर मोस्ट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक डोनेट ही करना चाहेगा ना बजाय 7 इलेक्ट्रॉन लेने के। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, ये पढ़ा चुका हूँ बेसिक्स में, 1। इसके पास अगर आउटर मोस्ट में 2 है तो 2 डोनेट कर देगा। इसके पास 3 है तो तीनों डोनेट। ये 4 एक्सेप्ट भी कर सकता है, 4 डोनेट भी कर सकता है, तो ये 4 हो गया। 5 है तो 3 एक्सेप्ट या शेयर जो भी बोलो, ठीक है। तो 3, 2, 1, 0, क्योंकि नियॉन के पास आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट है तो वो क्यों ही बॉन्ड बनाएगा किसी से। क्लियर है इतना। तो ये लिख लिया अपन ने कोवैलेंसीज। तो अब जो डॉट बनाता हूं ना मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बाहर, वो डॉट क्या होती है, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया कुछ कंपाउंड्स में लिख के एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। BeCl2 मैंने लिखा, तो BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये मुझे सिखाना है। बी लिखा मैंने, बी कौन से ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप, मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो मैंने कहीं भी 2 डॉट बना दिए। 2 डॉट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट के। आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने डॉट बनाऊंगा। पहला रूल समझ में आया सबको, ठीक है। अब साथ में क्या है, 2 Cl है ना, तो 1 Cl मैंने ये बनाया, 1 Cl ये बनाया। रुको, आज तो मैं कलर लेके आया हूँ, अलग से खरीद के, ठीक है। ये बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब क्लोरीन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, क्या कर रहे हो यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके पास भी सेम भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब क्लोरीन को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1। तो ये भी क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे रखता है, ये वाला, और बेरिलियम को भी बोलता है, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना आगे रखता है। तो दोनों के हिस्से में आ जाते हैं। कैसे, ब्लू वाला कहाँ गया, ये जो ग्रीन है ये इसके हिस्से में भी आ जाएगा, तो इसके 8 हो गए। अब ये इसके हिस्से में भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्लोरीन भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो ये वाला इसके हिस्से में आ जाएगा। अब बेरिलियम के 2 तो सही, ये 2 भी इसके पास आ जाएंगे ना, समझिए। तो बेरिलियम के कितने हो गए अब टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के कितने हो गए, 8, और इसके भी कितने हो गए, 8। तो ये अपना इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले रूल में एग्जांपल जा रहा था कि सभी के 8 नहीं हो रहे ना, क्लोरीन के तो 8 हो रहे हैं। आ रहा है सबको समझ में, बेटा इधर देख लो सब, क्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लेकिन बेरिलियम के कितने हो रहे हैं, 4। इतना समझ में आया। तो ये काय में आएगा अपना एग्जांपल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट में, ये डेफिशिएंट ऑक्टेट, जो भी तुम लोग वर्ड यूज करो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8, तो 8 नहीं हो रहे ना सभी के बॉन्ड बना। देखो कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, ताकि उसका आउटर मोस्ट कंप्लीट रहे, लो एनर्जी रहे या लो पोटेंशियल एनर्जी रहे। पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो लो पोटेंशियल एनर्जी रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस रूल के थोड़ा मतलब पूरा फॉलो नहीं कर रहा है उसको, कि बॉन्ड बना रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही होगी, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या लेता हूं मैं, ऐसे 3 एग्जांपल ले लेता हूं तो तुमको अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना, इसको क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो ऐसे और भी स्ट्रक्चर होते हैं समझाने के लिए, जैसे मैंने क्या डॉट डॉट बना के बता दिया, ठीक है। अब ऐसे वो जब मॉडल्स देखते हैं ना 3D में, तो स्कूल में तुम लोगों ने 11th-12th में देखा होगा, बॉल रहती है, फिर उस बॉल से एक डंडा निकलता है। देखें स्ट्रक्चर्स कभी 3D वाले, नहीं देखे, गूगल करना मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। 3D मॉडल्स ऑफ कुछ भी, BeCl2 ऐसा कुछ भी, तो बता देगा एक बी अलग कलर से यहाँ, एक बी अलग कलर से यहाँ, फिर उससे एक डंडा निकालेगा, फिर इधर Cl का दूसरा कलर होगा, फिर ऐसे करके 3D में मॉडल्स होते हैं। तो उन मॉडल्स का कुछ और नाम है। अगर मेरे को वही चीज़ बुक कॉपी पे बनानी हो तो मैं मॉडल नहीं बना पाऊंगा ना, मेरे को कुछ और तरीका यूज करना पड़ेगा जिससे मैं समझ भी लूँ और चीज़ें भी सही रहे। तो बस उसका है कि हाँ डॉट बना के अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि सिंपल पड़े, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ है, ये छूट रहा था बस कल,
वरना तुम लोग सोचते रहते हैं कि ये डॉट क्यों बना दिए। चलो ऐसे और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया लुईस डॉट हो गया, ऐसे 3-4 और कुछ रेफरेंस बुक में दिए हो, काम के नहीं अपने, अधिकतर अपन ये वाला बनाते हैं कॉपी में, ठीक है। अच्छा अगला एग्जांपल बताओ मेरे को कोई सा भी। ठीक है, अरे वो सब CACL वाले हो जाएंगे यार। चलो एक मैं NaCl वाला लेता हूँ, ठीक है। NaCl में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? एक ही होता है। Cl में कितने होते हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। Na में कितने? एक ही है ना, ठीक है। लेकिन NaCl देखो, Na इस F के इस ब्लॉक में आता है, Cl सबसे उधर आता है, तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पूरा डोनेट ही कर देता है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था? BeCl2, तो दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, चलो इसका भी बोल सकते हो कि शेयरिंग होगी, वैसे तो डोनेट ही करना चाहिए। क्या नहीं, स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा ये वाला, तो बेटा ये बना रहा था ना मैं भी। इधर देख बेटा ये, ठीक है। हाँ मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो ये सारे इसके हो जाएंगे, और इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। मतलब इलेक्ट्रो मतलब रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ, समझ रहे हो? ठीक है। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, चौथे नंबर पे आता है, तो 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, इधर भी ऑक्सीजन सेम, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है सबको पीछे वाले? ठीक है। चलो अब मुझे इसमें बता दो, क्या बताओगे? बता दो कुछ भी और क्या। चलो कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, ऑक्सीजन को भी चाहिए, तो ऑक्सीजन को कितने? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे रखेगा, और इसको भी बोलेगा तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन आगे रखो, बराबर जितने वो रखेगा उतने इसको बोलेगा, तो टोटल इसके पास हो गए 8। सेम ये वाला ऑक्सीजन इसको बोलेगा कि मुझे 2 की कमी है, तो तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन आगे रखो, मैं भी रखता हूं, तो ये भी कितना होगा? 8। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को भी मिले हैं ना, तो कार्बन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये परफेक्ट बना जिसमें सारे 8 जा रहे हैं। कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट रूल और सारी चीजें फॉलो करता है CO2, ठीक है। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट में। फिर अगर PCl5 का ले लूँगा तो वो ऑक्टेट को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं लास्ट, ठीक है। तो 4 स्ट्रक्चर बना लेंगे अपन लोग। PCl5 लेता हूं मैं, ठीक है। फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट में कितने? फास्फोरस कहाँ आता है? नाइट्रोजन के नीचे, तो जितने नाइट्रोजन में होंगे उतने ही सभी में होंगे, तो इसमें कितने होंगे? 5। इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। अब मैंने बोला क्लोरीन चाहिए मुझे, ठीक है। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितने? 7 होते हैं। अब मैं सारे 7 ऐसे कैसे बना नहीं रहा हूं, ठीक है ना, वो तुम लोग खुद से समझ जाना। 7 में से 6 ऐसे होंगे, 1 2, चलो हटाओ, ये वाला इससे काम नहीं होगा, बस ये 7वां है ना सभी का। अच्छा ज्यादा हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा चाहिए ना बस, तो ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला दूसरा वाला शेयर कर लेगा, ये तीसरा, ऐसे करके ये सारे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन के सारे 8 हो रहे हैं कंप्लीट, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो बना रहे हैं ना अपन, इन्हीं को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, समझने के लिए कि हाँ बॉन्ड बन कैसे रहे हैं, क्या हो रहा है। फास्फोरस के पास 5 तो थे ही, 5 और जो उसने खुद ने शेयर किया, तो सामने वाला भी तो शेयर कर रहा है ना उससे, तो इसके कितने हो जाएंगे? समझ गए? तो फास्फोरस के अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। बाकी सारे क्लोरीन पे तो सारे 8 ही रहेंगे ना, तो ये ज्यादा हो रहे हैं ना, ऑक्टेट से भी ज्यादा हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल था, ठीक है, या जो भी हाइपर ऑक्टेट बोलो, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड ऑक्टेट का एग्जाम्पल था। समझ में आई ये चीजें? तो ये हुआ अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला पोर्शन खत्म। कल जो स्ट्रक्चर मैंने बनवा दिए थे वो थे क्या? लुईस डॉट स्ट्रक्चर थे और कुछ नहीं था। ठीक है, मुझे लगा शायद कि आती होगी ये चीजें पहले से, फिर बाद में सोचा कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी, कहाँ से आती होगी। चलो लिख लो फटाफट ये जल्दी से। चलो पढ़ाऊं? पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। पॉफ सारा इधर आ जाओ। चलो ये टॉपिक्स पढ़ लिया अपन ने कि हाँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया तुमको CO2। CO2 ऐसा होता है। अब ये जो डंडे बनाया ना, इस डंडे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक ऑक्सीजन का है, एक कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है, एक कार्बन का है। तो ये चीजें ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वरना मैं सीधा डंडा खींच दूँ, जो कुछ डंडे आएंगे जिनमें 3 बॉन्ड भी होते हैं, बाद में पढ़ोगे बनाना बॉन्ड वाले में ऐसा, तो वहाँ एक बॉन्ड में 3 आ रहे ना, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे? लुईस डॉट से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि हाँ 3 डंडे बने हैं, 2 डंडे बने हैं, मतलब सॉरी 3 डॉट 2 डॉट। ठीक है, चलो पोटेंशियल एनर्जी कर्व एक टॉपिक छूटा है, कल अपन ने पढ़ा था ना। छूटा हुआ तो क्या है, उसके आगे का कंटिन्यूएशन टॉपिक है। ठीक है, कल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी कि कोई भी 2 एटम है, 2 एटम से अगर मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल बनने के लिए वो एनर्जी रिलीज करते हैं ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है हमेशा कि कोई भी 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे तो वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, अभी एक्सोथर्मिक है और मान लो मॉलिक्यूल पास में आ रहे हैं, तो डिस्टेंस वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। कोई चीज यहां रखी है, अगर जोर से चल रही है, ठीक है, स्पीड से, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर हाइट में इंक्रीज हो रही है या 2 चीजों के बीच में गैप इंक्रीज हो रहा है तो गैप को बोलते हैं हमेशा पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखना, ठीक है, कि मूविंग एनर्जी को या ऐसे स्पीड में जाने वाली चीजों को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और अगर डिस्टेंस, जमीन पे कोई चीज रखी है और ऊपर हाइट में उठा रहा हूं, तो जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। इसी चीज को अगर एटम के अंदर मुझे डिफाइन करना हो, ठीक है, तो एटम के अंदर कैसे डिफाइन करता हूँ? न्यूक्लियस को मैं सेंटर मानता हूँ, ठीक है, फिर उसके अंदर कितनी भी रिंग्स में बना दूं, जितनी भी हो। ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी कितनी थी? इतनी। अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से एनर्जी लेके जंप करके दूसरे रिंग में ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब मान लो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी ना, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब पहले इतनी थी, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिस्टेंस से देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, मुझे लग नहीं रहा तुमको पता होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी P, ठीक है, कहीं से देखते हैं? डिस्टेंस से देखते हैं। जितना ज्यादा डिस्टेंस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दूंगा तो समझ जाओगे, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई 2 चीजें इतनी पास में रखी है तो उसका लो पोटेंशियल एनर्जी होगा। कोई चीज अगर यहां रखी है तो इनका डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो कंपैरेटिव हाई पोटेंशियल एनर्जी होगा। इतना समझ में आया है? बेटा बातें मत करो, ये चीज समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? कि कोई चीज अगर बहुत पास में रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बहुत दूर रखी है तो पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। अब एटम्स को अगर मॉलिक्यूल बनाने हैं, मॉलिक्यूल ही बनाते हैं ना एटम, ठीक है, तो एटम को मिलके मॉलिक्यूल बनाना है, तो अभी एटम मान लो एक उस कोने में रखा है, एक इस कोने में रखा है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, हाई पोटेंशियल एनर्जी है। अब मान लो वो कोने वाला एटम और ये कोने वाला एटम मिलके मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो पास में आ रहे हैं, तो डिस्टेंस कम हो रही है ना इनके न्यूक्लियस के बीच में, तो इनके न्यूक्लियस के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है कि बढ़ रही है? इधर भाई साहब, ठीक है, डिस्टेंस कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। और यही तो मॉलिक्यूल करता है। मॉलिक्यूल अगर बनना है तो उसको एनर्जी कम करनी पड़ती है ना, एक्सोथर्मिक, तो पोटेंशियल एनर्जी भी एक काइंड ऑफ एनर्जी है। तो पहले उसकी अलग अलग एटम थे तो हाई एनर्जी थी, जब वो मॉलिक्यूल बन गए तो वो एनर्जी कम हो गई, तो बॉन्ड बन जाएगा। आइए चीजें समझ में नहीं आई? देखो ये मिटा रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इधर देखना आप सारे, अगर नहीं आए हो ना किसी को फिर भी समझ में, तो इधर देखो। अगर एक एटम यहां रखा है, ठीक है, एक एटम यहां रखा है, पेज पे तुम लोग भी जैसे बनाओ बना लेना, ठीक है, इसकी कुछ एनर्जी होगी,
बहुत सारी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी। मैंने क्या बोला हो, पोटेंशियल एनर्जी। मैं सिर्फ एक चीज को अभी देख रहा हूँ, बाकी और भी एनर्जी हो सकती है इसके पास, ठीक है। इसके पास भी कुछ एनर्जी होगी, उसको मैंने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी। इसका प्लस बनाया एटम का, सेंटर का, इसका सेंटर बना दिया, ठीक है। अभी जब एटम को अगर मॉलिक्यूल बनाना है, फॉर एग्जांपल क्या बनाना है, मॉलिक्यूल, तो एटम पास में आएंगे बहुत ज्यादा। मान लो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना था, ज्यादा था ना ऊपर वाले पे, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस पे मैटर करती है ये, ठीक है। हाई डिस्टेंस, हाई या मोर डिस्टेंस लिखता हूँ बेटर है, मोर डिस्टेंस मोर पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ वही डिस्टेंस कितना कम हो गया ना, तो लेस डिस्टेंस लो पोटेंशियल एनर्जी भाई, ठीक है, लो पोटेंशियल एनर्जी। और यही कंडीशन तो चाहिए मुझे मॉलिक्यूल बनाने के लिए। कभी भी एटम से अगर एटम प्लस एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो हमेशा वो एक्सोथर्मिक होगा ना, प्लस कुछ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिलीव होगी, ठीक है। या फिर हाँ ऐसे देख बेटा, अगर कोई ये हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल है, इधर इधर देख ले आप, ये कोई हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल है। अगर दोनों आके टकराएंगे और मर्ज होंगे तो इससे एनर्जी रिलीव होगी ना, ब्लास्ट होगा। इमेजिन होती है चीजें, तो ब्लास्ट होगा तो एनर्जी रिलीव हो रही है ना, और उसके बाद धीरे धीरे ये चीज ठंडी पड़ जाएगी और फिर दोनों मिक्स हो जाएंगे बॉन्ड, तो एनर्जी रिलीव हुई ना। और अगर इसी को मेरे को तोड़ना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, तो मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी इस पर मारनी पड़ेगी, तब जाके बॉन्ड टूटेगा। तो एनर्जी देनी पड़ी ना बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीव हुई। अब याद कर लो, आपने लिखवाया था ना कैटायन और एनायन करके, हाँ, तो उसमें वो चीज कैटायन बनता है तो एनर्जी रिलीव होती है कि लगती है न्यूट्रल से। यही तो मेरा कंफ्यूजन है मुझसे। इतने अच्छे से लिख लिख के बताया मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। अच्छा, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, प्लस माइनस का अट्रैक्शन होगा कुछ, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है, भले दिख नहीं रहा है बट एक अट्रैक्शन या बॉन्ड बना है ना। अब इस बॉन्ड को अगर मेरे को तोड़ना है, कैटायन तभी बनता है ना जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर कब होगा, जब मैं इसको न्यूक्लियस से दूर कर दूंगा इधर, हाँ, तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना मेरे को। ये माइनस प्लस से जो जुड़ा हुआ है, इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी दी, तब जाके रिलीफ हुआ, ठीक है। और किसी को दिक्कत, पक्का। एटम, इधर सारे एटम प्लस एटम जब मॉलिक्यूल बनेगा तो इंडिविजुअली इनके पास खुद की बहुत सारी एनर्जी होगी, और जब दोनों मर्ज होंगे तो एनर्जी रिलीव होगी ना। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक की एनर्जी कहाँ रिलीव हो रही है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर इसको लिख देता हूँ कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक है डेल एच नेगेटिव। इतना समझ में आया सब लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब मोर डिस्टेंस मतलब मोर पोटेंशियल एनर्जी, कम डिस्टेंस मतलब लो पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो मैंने बोला ये दो एटम थे, ठीक है बेटा, इधर सारे नहीं आएगा वो ग्राफ समझ में, ठीक है। पहले दो एटम बहुत ज्यादा दूर इनफाइनाइट पे रखे थे, उनकी कुछ एनर्जी थी, फिर वो धीरे धीरे ऐसे पास में आए, ठीक है, मॉलिक्यूल बनना था, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। फिर एक लिमिट आएगा कि ठीक है बॉन्ड बना, उसके बाद भी अगर मैं बोलूँगा ना कि नहीं, मतलब एटम पास में आ रहे हैं, क्योंकि शेल ऐसा तो नहीं है ना कि कोई रिंग है, दीवार है, वो तो अपनी इमेजिनरी बना रखा है कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं तो शेल है, वरना तो सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जगह खाली है। तो दो एटम बहुत ज़्यादा मर्ज भी हो सकते हैं ना, कोई शेल तो रोकेगा नहीं कि पूरी दीवार है, ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि मान लो है तो एक इलेक्ट्रॉन इस रूट में घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है, बाकी जगह तो खाली है ना, एटम तो कहीं से भी आके मर्ज हो जाएगा। आ रहा है समझ में, पक्का, ठीक है चलो। हाँ, तो एटम कहीं से भी आके अगर मर्ज हो रहा है तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस फिर धीरे धीरे एक टाइम आएगा ना ज़्यादा पास में आ जाएंगे, पक्का। तो न्यूक्लियस अगर पास में आ रहे हैं तो फिर वो स्टेबल रहेगा क्या, रिपल्शन करने की कोशिश करेगा ना एक टाइम के बाद। एक टाइम तक हाँ ठीक है, माना पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, बॉन्ड बना, अच्छी बात है, और जब ज़्यादा पास में आएगा तो फिर और उस बॉन्ड को वीक कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस दोनों के सेंटर का प्लस अगर बहुत ज़्यादा पास में आएगा तो प्लस प्लस रिपेल करते हैं, तो वो तो उसके लिए बेकार बात हो जाएगी ना। अब इसी चीज़ से मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ को समझ लेना, ठीक है। चलो, ग्राफ शुरू होगा अपना यहाँ से, इनफाइनाइट से, ठीक है। यहाँ से बना देता हूँ।
ग्राफ इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है, इनफाइनाइट बोलो है बहुत ज्यादा दूर का डिस्टेंस, कुछ नहीं होता, ठीक है। इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी देखना, यहाँ इधर ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। इनफाइनाइट से अगर आ रहा है तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना, ठीक है, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि ठीक है बॉन्ड यहाँ बेस्ट बन जाएगा। उसके बाद अगर और ज्यादा मैं उसको पास में लेके आऊंगा ना एटम को, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी एटम एक्स एक्सिस पे, तो मान लो देखो इधर आ रहा हूं तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस रही होगी, डॉट 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 डॉट, समझ गए, यहाँ कोई डिस्टेंस रही होगी, यहाँ कोई डिस्टेंस रही होगी, तो डिस्टेंस कम हो रही है ना, देखो ग्राफ नीचे उतर रहा है, मतलब ग्राफ कब बना रहा हूँ, जब मैं इमेजिन कर लिया हूँ कि हाँ बहुत दूर है, डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, डिस्टेंस कम कर रहा हूँ मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो देखो डिस्टेंस भी कम हो रहा है नीचे आते आते और पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है, तो ग्राफ ऐसे ही आना चाहिए ना, रिवर्स में आ रहा है, ग्राफ रिवर्स में क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पे रिवर्स में आएगा, एक टाइम आएगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे एटम बन गया अभी स्टेबल। अगर मैं और ज्यादा उसमें डिस्टेंस कम करते जाऊंगा ना, डिस्टेंस कम मतलब और ज्यादा उसको पास में लाके आना, मतलब अब न्यूक्लियस रिपल्शन करने लगेगा ना, तो अब अगर और ज्यादा न्यूक्लियस रिपल्शन करने लगा तो दिक्कत हो जाएगी और एनर्जी बढ़ेगी। ये ग्राफ बनता है तुम्हारा। अगर कोई बहुत ही दूर रखें, ठीक है, तो वो एटम बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, पास में आ रहा है, बॉन्ड बन गया, फिर भी अगर बहुत ज्यादा और पास में आ रहा है तो न्यूक्लियस अब रिपल करेगा ना, तो फिर डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एक टाइम के बाद अगर जब और ज्यादा इसको डिस्टेंस कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ती जाएगी। आई ये चीज समझ में? तो अगर ये ग्राफ आता है तो समझ गए किस चीज का है। पर आपने कहा था जब लेस डिस्टेंस होगी तो लो पोटेंशियल है। हाँ फिर आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। देखो लेस डिस्टेंस, ये मोर डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस बॉन्ड बन गया, उसके बाद एक और रूल आया ना आगे नया कि अगर और ज्यादा इसको एंटेंगल करूँगा ऐसा तो वो प्लस प्लस बहुत ज्यादा पास में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा पास में आ रहे हैं मतलब वापस रिपेल करने लगेंगे, तो इसीलिए वापस मतलब बहुत ज्यादा और रिपेल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ेगी ना फिर। हाँ ठीक है, आए समझ में? ठीक है, तो अगर ये ग्राफ आता है कि मान लो यहाँ एटम बहुत दूर दूर रखें, ठीक है, यहाँ पे एटम बेस्ट रखें पास में, और यहाँ ये कब होगी कंडीशन जब एटम मर्ज ही हो गए, समझ गए? अरे यार मर्ज होंगे तभी तो ये एनर्जी वापस बढ़ रही है, तो वो दूर होंगे ना जब रिपल्शन फील करेंगे। हाँ मतलब रिपल्शन फील हो रहा है ना उनको, तो अब धीरे धीरे करके उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वापस से अलग हो जाएंगे वो। तो ये जो बनाने का है कि हाँ कम होंगे तो ज़्यादा है, फिर ये वाला होगा तो वापस से एनर्जी रिपल्सिव फोर्स में आ जाएगा वो। ये अट्रैक्टिव फोर्स था, उसके बाद रिपल्सिव फोर्स है, ये इक्विलिब्रियम वाली बॉन्ड लेंथ है इतनी, और वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और ये सब। तो पहले मैंने लेआउट बना दिया, अब डायरेक्ट ग्राफ बना देता तो तुमको समझ में नहीं आता, इसीलिए पहले कुछ चीज़ें समझाई कि क्यों हो रहा है, फिर ग्राफ बनाना शुरू किया कि ये इसीलिए हो रहा है बस। तो अपने को जो बुक में ग्राफ दिया है वो ये है, तो कभी ये वो बताए क्या देता है, क्वेश्चन ये आएगा कि 4 ग्राफ बना के देगा और पूछेगा कौन सा ग्राफ सही है, ये बना देगा, ये ऐसे मतलब कुछ कुछ बनाते रहेगा वो, ऐसा बना देगा या ऐसा बना देगा। तो 4 ग्राफ में तुमको पता होना चाहिए कौन सा सही है।